दिल्ली की हवा में अब भी जहर घुला हुआ है। लोग खांस रहे हैं, सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने डायबिटीज पेशेंट्स को अमेरिका का वीजा देने से मना कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं खबरें अनकही, सरल सहज खबरें विस्तार से, क्योंकि खबर जानना ही नहीं, समझना भी। खबरें अनकही में आज बात होगी कबाड़ से भारत सरकार ने कमाए 800 करोड़ रुपए की। बहुविवाह के खिलाफ असम सरकार जो कानून लाने वाली है उसकी बात करेंगे। अंतरिक्ष में दौड़ रहे 3i एटलस की बात भी होगी। इसके अलावा बात करेंगे टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क की, जिनकी सैलरी पैकेज ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन सब जरूरी खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरें जान लेते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। हरियाणा के फरीदाबाद से करीब 360 किलो विस्फोटक और 2 असॉल्ट राइफल बरामद की हैं। इस साजिश में शामिल डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक महिला डॉक्टर फरार है। बिहार में दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। 20 जिलों के 3 करोड़ 70 लाख मतदाता अगली सरकार चुनेंगे। इस चरण के लिए कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी सीटों के लिए वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि अब उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। ये ऐलान सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती समारोह के दौरान किया गया, जहां सीएम योगी ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। कल्पना कीजिए एक ऐसी चीज की जो हमारे सौर मंडल में घुस आई और सूरज की ग्रेविटी भी इसे रोक नहीं पाई। ये किसी ग्रह का चक्कर नहीं लगा रही, बल्कि अपनी मर्जी से अंतरिक्ष में दौड़ रही है। इसकी रफ्तार 1,37,000 मील प्रति घंटा है। नासा के वैज्ञानिक इसे देखकर हैरान हैं। कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कहीं ये एलियंस का भेजा हुआ स्पेसशिप तो नहीं है। इस बहस में एलॉन मस्क भी कूद पड़े हैं। इस रहस्यमयी चीज को नाम दिया है 3i एटलस। आइए समझते हैं इसकी पूरी कहानी को। बात है 1 जुलाई 2025 की। चिली में एटलस टेलीस्कोप टीम के वैज्ञानिक लैरी डेनो रात के अंधेरे में आसमान की निगरानी कर रहे थे। इस टीम को नासा फंड करता है और यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई का इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी चलाता है। इनका काम है ऐसे एस्टेरॉइड्स को ट्रैक करना जो पृथ्वी से टकरा सकते हैं। उस दिन सुबह करीब 5:15 से 6:30 बजे के बीच 4 अलग अलग एक्सपोजर्स में कुछ अजीब दिखा। आसमान में एक धुंधली रोशनी तेजी से आगे बढ़ रही थी। अब वैज्ञानिकों ने इसकी गति और दिशा का हिसाब लगाया तो वो सन्न रह गए। ये कोई साधारण धूमकेतु नहीं था, बल्कि हमारे सौरमंडल के बाहर से आया एक इंटरस्टेलर था, जिसका मतलब होता है तारों के बीच का यात्री जो दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में घुस आया हो, शायद अरबों किलोमीटर दूर से। इसे नाम मिला 3i एटलस। यहाँ 3i का मतलब है तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो मानव इतिहास में दर्ज किया गया है। i मतलब इंटरस्टेलर और 3 मतलब डिस्कवरी का क्रम। एटलस उस टेलीस्कोप का नाम है जिसने इसे खोजा। 3i एटलस एक धूमकेतु है, लेकिन कोई साधारण धूमकेतु नहीं। इसका साइज मैनहट्टन के 1 या 2 ब्लॉक्स जितना है, यानी कि करीब 200 से 400 मीटर चौड़ा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें एक ठोस बर्फ और चट्टान का न्यूक्लियस यानी कि मुख्य हिस्सा है, और इसके चारों तरफ गैस और बर्फीले धूल के बादल है। इन बादलों को कोमा कहा जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इसकी ऑर्बिट है। नासा के मुताबिक 3i एटलस एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी में चल रहा है। इसका मतलब है कि इसने इतनी तेज रफ्तार पकड़ी हुई है कि सूरज की ग्रेविटी इसे पकड़ नहीं पाई। जब ये सोलर सिस्टम में घुसा था तब इसकी स्पीड 58 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। आमतौर पर कॉमेट की स्पीड इससे कम होती है। 29 अक्टूबर को जब ये प्रीहेलियन पॉइंट यानी सूरज के नजदीक पहुंचा तो इसकी स्पीड बढ़कर 2.45 लाख किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। 31 अक्टूबर के बाद भी इसकी स्पीड बढ़ी। सूरज की ग्रेविटी के चलते किसी कॉमेट को इतनी स्पीड मिलना मुमकिन नहीं है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ऐसे कॉमेट्स को आउटसाइडर्स कहा है। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह, चांद और धूमकेतु एक ही नेब्यूला से बने हैं, लेकिन 3i एटलस किसी दूसरे तारे की प्रणाली से आया है। ये दूर की दुनिया का भौतिक सबूत है। 3i एटलस में कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी भी साधारण धूमकेतु में नहीं दिखती, और यही इसका असली रहस्य है। पहली अजीब बात, कार्बन डाइऑक्साइड का धमाका।
जुलाई में जब इसकी खोज हुई, वैज्ञानिकों ने पाया कि इसमें CO2 की मात्रा हमारे सोलर सिस्टम के धूमकेतुओं से 16 गुना ज्यादा है। दूसरी बात, रंग बदलना। शुरुआत में 3i एटलस लाल रंग का था, लेकिन हबल टेलीस्कोप ने 21 जुलाई को इसके रंग में पहली बार बदलाव देखा। इसका रंग लाल से हरा हो गया। इसके बाद सितंबर और अक्टूबर के महीने में इसका रंग नीला हुआ और इसके बाद नवंबर के महीने में इसका रंग हल्का नीला या हरा जैसा हो गया। तीसरी बात, गायब होती पूंछ। नवंबर की शुरुआत में लोवेल ऑब्जर्वेटरी की डिस्कवरी टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों में देखा गया कि 3i एटलस की पूंछ गायब हो गई थी। धूमकेतु की पहचान ही उसकी चमकती पूंछ होती है, लेकिन ये तो बिना पूंछ के दिख रहा था। चौथी अजीब बात, नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि 3i एटलस अपनी स्पीड खुद बढ़ा रहा है। जब ये सूरज से दूर जा रहा था तो नई ऑब्जर्वेशंस में पता चला कि इसकी रफ्तार अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सोलर एनकाउंटर के दौरान इसने काफी मास खो दिया है, जिससे नॉन ग्रेविटेशनल बूस्ट मिला। लेकिन कुछ एक्सपर्ट सोच रहे हैं कि कहीं ये कोई अलौकिक प्रणोदन प्रणाली तो नहीं। अब बात करते हैं सबसे विवादास्पद थ्योरी की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर खगोल वैज्ञानिक और गैलीलियो प्रोजेक्ट के फाउंडर एवी ने 3i एटलस में 10 एनोमलीज यानी कि विसंगतियां गिनाई हैं। उनका कहना है कि ये एक नेचुरल कॉमेट की तुलना में बेहद अलग व्यवहार कर रहा है। इसकी ट्रैजेक्टरी, कंपोजिशन, एक्सेलरेशन, रंग बदलना सब कुछ सामान्य से हटकर है। लोएब ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि 3i एटलस सबसे ज्यादा संभावना प्राकृतिक मूल का धूमकेतु है, लेकिन एलियन टेक्नोलॉजी की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि एलियन टेक्नोलॉजी के इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े होंगे और हमें इस संभावना को गंभीरता से लेना चाहिए। लोएब ने ये भी कहा कि दुनिया को इस संभावित एलियन थ्रेट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने अक्टूबर 7, 2023 के हमास हमले का उदाहरण देते हुए कहा कि इजरायली इंटेलिजेंस को डेटा में संकेत मिले थे, लेकिन उन्होंने विसंगतियों को नजरअंदाज कर दिया। उनका तर्क है कि वैज्ञानिकों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। 20 से 25 दिसंबर के आसपास जब 3i एटलस पृथ्वी के सबसे करीब आएगा, तब और ऑब्जर्वेशन से इसकी असली प्रकृति का पता चल सकता है। हालांकि उस वक्त भी पृथ्वी से इसकी दूरी 16.7 करोड़ मील होगी। इस पूरी बहस में एलॉन मस्क की भी एंट्री हो गई है। जो रोगन के पॉडकास्ट में मस्क ने इस पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक बात मैं साफ कर दूं कि अगर मुझे एलियंस के बारे में कुछ पता चले तो मैं आपके शो पर आकर बताऊंगा। मैं कभी सुसाइड नहीं करूंगा। कैमरा गाइज, ये याद रखना। जब जो रोगन ने एवी लोएब की थ्योरी और 3i एटलस की मिनरल कॉम्पोजिशन पर बात की, तो मस्क ने मजाकिया अंदाज में कहा कि देखो, बहुत सारे कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स निकल से बने होते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि ये स्पेसशिप नहीं हो सकता, पर पूरा निकल से बना स्पेसशिप बनाना तो बहुत भारी होगा। दरअसल निकल चांदी जैसी सफेद, कठोर और चुंबकीय धातु है। पृथ्वी पर कई ऐसी जगहें हैं जहां निकल रिच मेटेओराइट्स गिरे थे, वहां निकल की माइनिंग होती है। उधर बेल्जियम के रॉयल बेल्जियम इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एरोनॉमी के रोमेन मेगेलो और उनकी टीम ने एक बेहद दिलचस्प थ्योरी दी है। उनका कहना है कि 3i एटलस अरबों सालों से अंतरिक्ष में घूम रहा है। इस दौरान हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज ने इसकी बाहरी परत को पूरी तरह से बदल दिया है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन लाखों करोड़ों साल में इसका बहुत गहरा असर होता है। मेगियोलो की टीम ने लैब में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पानी और कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्फ पर कॉस्मिक रेज डाली। परिणाम चौंकाने वाले थे। इस प्रक्रिया से बड़ी मात्रा में CO2 बना और साथ में कार्बन रिच लाल रंग का अवशेष भी। ये दोनों ही चीजें 3i एटलस में पाई गई हैं। ये थ्योरी बताती है कि इसका अजीब कॉम्पोजिशन और रंग कॉस्मिक रेज की बमबारी का नतीजा है। इसलिए शायद हम इसके असली होम स्टार सिस्टम का पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसकी सतह इतनी बदल चुकी है कि ओरिजिनल साइंस खो गए हैं। अब सबसे अहम सवाल, क्या 3i एटलस से पृथ्वी को कोई खतरा है? तो जवाब है नहीं। नासा और सभी निगरानी एजेंसियों ने साफ कहा है कि 3i एटलस से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। इसकी ट्रैजेक्टरी ऐसी है कि ये सुरक्षित दूरी पर रहेगा।
आखिर दिसंबर में जब ये पृथ्वी के सबसे करीब आएगा तब भी दूरी होगी 16.7 करोड़ मील। इसको ऐसे समझिए कि सूरज पृथ्वी से 9.3 करोड़ मील दूर है, यानी कि 3i एटलस हमसे सूरज से भी दोगुनी दूरी पर रहेगा। हालांकि कुछ लोग मजे मजे में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर इस साइज और स्पीड की चीज पृथ्वी से टकरा जाएगी तो एक कॉन्टिनेंट पूरी तरह से खत्म कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ कल्पना मात्र है। इसके टकराने का कोई सबूत या कोई संभावना नहीं है। अगर आप खुद 3i एटलस देखना चाहते हैं तो याद रखें कि ये नंगी आंखों से नहीं दिखेगा। इसे देखने के लिए आपको टेलीस्कोप चाहिए। दिसंबर में सुबह के वक्त बेहतर दिखाई देगा। अभी ये सूरज के पीछे है, इसलिए पृथ्वी से नहीं दिख रहा। दिसंबर में जब ये फिर से उभरेगा तब कई स्पेस एजेंसीज और टेलीस्कोप्स इसे ट्रैक कर रहे होंगे। चाहे ये एलियन स्पेसशिप हो या प्रकृति का अद्भुत करिश्मा, एक बात तो तय है कि 3i एटलस हमें याद दिला रहा है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है। दूर किसी सोलर सिस्टम से शुरू हुआ सफर, अरबों किलोमीटर की यात्रा, कॉस्मिक रेस की बौछार और अब हमारे सौर मंडल से गुजरना, ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। वैज्ञानिक दिसंबर तक इसे बारीकी से देख रहे होंगे। हो सकता है और खोजें सामने आए, हो सकता है रहस्य और गहरा हो जाए या फिर सब कुछ साफ हो जाए, लेकिन जब तक ये हमारे सौरमंडल में है 3i एटलस दुनिया भर के वैज्ञानिकों, खगोलविदों और अंतरिक्ष प्रेमियों के निगाहों में रहेगा और हम इंतजार करेंगे इस रहस्यमयी मुसाफिर के अगले संकेत का। 9 नवंबर 2025 रविवार की सुबह असम की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कैबिनेट मीटिंग के बाद ऐलान किया कि असम अब बहुविवाह को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने वाला है। द असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 नाम से ये विधेयक 25 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये उन हजारों महिलाओं की आवाज है जो सालों से इस प्रथा के कारण मानसिक और आर्थिक तकलीफें झेल रही हैं। सोचिए, एक महिला जिसने अपने पति पर भरोसा करके पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने का सपना देखा, अचानक एक दिन पता चलता है कि उसके पति ने किसी और से शादी कर ली। न सिर्फ उसका दिल टूटता है, बल्कि उसकी आर्थिक सुरक्षा, बच्चों का भविष्य और सामाजिक सम्मान, सब कुछ खतरे में पड़ जाता है। असम सरकार ने इसी समस्या को समझते हुए ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। 25 नवंबर को जब ये विधेयक विधानसभा में पेश होगा तो ये महिला अधिकारों के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा। असम का ये बिल बेहद सख्त और महिला केंद्रित है। कानून के मुताबिक अगर किसी शख्स की पहले से एक जीवित पत्नी है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। दूसरी शादी के लिए पहली पत्नी से कानूनी तौर पर तलाक लेना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इस कानून को तोड़ता है तो उसे 7 साल तक की सख्त सजा हो सकती है। सबसे खास बात यह है कि अपराध कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय है, जिसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन असम सरकार ने सिर्फ सजा का प्रावधान नहीं रखा है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि सरकार एक विशेष फंड बनाएगी जिससे बहुविवाह की शिकार महिलाओं को मुआवजा दिया जाएगा। शर्मा ने कहा, हम चाहते हैं कि कोई भी महिला अपनी जिंदगी में तकलीफ का सामना ना करे, इसलिए सरकार आर्थिक मदद देगी। ये प्रावधान इस कानून को देश के दूसरे राज्यों से अलग बनाता है, क्योंकि ये सिर्फ अपराधी को सजा नहीं देता बल्कि पीड़ित को राहत भी देता है। हालांकि इस कानून में कुछ अपवाद भी हैं। 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले इलाके जैसे BTAD यानी कि बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग में ये कानून लागू नहीं होगा। अनुसूचित जनजाति के लोगों को इससे छूट दी गई है क्योंकि उनके अपने परंपरागत नियम हैं जो उनकी सांस्कृतिक पहचान से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं पूरे भारत में बहुविवाह की कानूनी स्थिति क्या है। दरअसल भारत में ये मामला काफी जटिल है और धार्मिक आधार पर अलग अलग है। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों के लिए बहुविवाह 1955 से ही प्रतिबंधित है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 साफ कहती है कि शादी के समय किसी भी पक्ष का जीवित जीवन साथी नहीं होना चाहिए। पारसी समुदाय के लिए ये 1936 से ही पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट के तहत गैर कानूनी है।
यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ एक अपवाद है, जहाँ एक मुस्लिम पुरुष को 4 पत्नियां रखने की इजाजत है, हालांकि ये भी शर्तों के साथ है। इस्लामिक कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो उसे सभी पत्नियों के साथ बराबर और न्यायपूर्ण व्यवहार करना होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत होने वाली सभी सिविल मैरिजेस में भी बहुविवाह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भी इसे अपराध माना है। दिलचस्प बात यह है कि आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह का प्रचलन उतना नहीं है जितना समझा जाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 2019-20 में मुस्लिमों में बहुविवाह की दर 1.9% थी, जबकि ईसाइयों में 2.1%, हिंदुओं में 1.3% और दूसरे धार्मिक समूहों में 1.6% थी। सबसे ज्यादा प्रचलन उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजातीय आबादी में पाया गया। मेघालय में ये 6.1% और त्रिपुरा में 2% था। ओवरऑल देखें तो साल 2005-6 से 2019-20 के बीच बहुविवाह के मामले 1.9% से घटकर 1.4% हो गए हैं। अब जरा पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि बहुविवाह का इतिहास भारत में हजारों साल पुराना है। प्राचीन भारत में ये प्रथा पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं थी, हालांकि ये कोई बहुत आम सांस्कृतिक प्रथा भी नहीं थी। उपनिषद, पुराण, रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में बहुविवाह के संदर्भ मिलते हैं। राजा, महाराजा और योद्धा अक्सर राजनीतिक गठबंधन और वंश विस्तार के लिए शादियां करते थे। राजा दशरथ की 3 रानियां इसका उदाहरण है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ हिंदू समुदायों में बहुपतित्व यानी कि पॉलीएंड्री भी प्रचलित थी। यहाँ एक महिला के कई पति होते थे। महाभारत में द्रौपदी के 5 पति इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। ये प्रथा आबादी नियंत्रण और जमीन के बंटवारे को रोकने के लिए अपनाई जाती थी। भारत में इस्लाम के आगमन के बाद लगभग 12वीं-13वीं सदी के धार्मिक स्वीकृति के साथ बहुविवाह सामान्य हो गया। मुगल बादशाहों और नवाबों में बड़े बड़े हरम होते थे, जिनमें सैकड़ों बीवियां और उपपत्नियां हुआ करती थीं। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह का उदाहरण बहुत दुखद है। जब 1839 में लाहौर में उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनकी 4 पत्नियों और 7 उपपत्नियों ने सती प्रथा अपनाई। ये उस समय की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में ही पटियाला के भूपिंदर सिंह, उदयपुर और मेवाड़ के फतेह सिंह जैसे राजाओं की पत्नियां थीं। यहाँ तक कि रामकृष्ण डालमिया और गजानन बिरला जैसे धनी उद्योगपतियों की भी 1 से ज्यादा पत्नियां थीं। ब्रिटिश काल में भी मुस्लिम प्रांतों को कई पत्नियां रखने की इजाजत दी गई थी। उन्होंने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई, लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे इस पर रोक लगानी शुरू हुई। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट ने हिंदुओं के लिए इसे पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया। तब से लेकर अब तक भारत में बहुविवाह की स्वीकार्यता लगातार घटती गई है। असम का ये कदम सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा सामाजिक संदेश भी है। बहुविवाह के कारण महिलाओं को अपार मानसिक पीड़ा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब एक पुरुष दूसरी शादी करता है तो पहली पत्नी को न सिर्फ भावनात्मक धोखा मिलता है, बल्कि उसके आर्थिक अधिकार और सामाजिक सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाते हैं। बच्चों के पालन पोषण और उनके भविष्य पर भी गहरा असर पड़ता है। असम सरकार का मुआवजे का प्रावधान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार महिलाओं को आर्थिक राहत देने की बात करता है। अब तक ज्यादातर कानून सिर्फ दंड देते थे, लेकिन पीड़ित के पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये कदम देश के दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। हालांकि असम का विपक्ष दल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF इसे मुस्लिमों को टारगेट करने की नजर से देख रहा है। AIUDF के नेता रफीकुल इस्लाम को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री का इशारों में मुसलमान लोग टारगेट है। रिलीजन, इस्लाम रिलीजन को उन्होंने टारगेट करते हैं। लेकिन इस्लाम का इस सिलसिले में जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर करता हूँ। पोलीगेमी को, बहु विवाह को इस्लाम ने एनकरेज नहीं किया है। हाँ, ऑप्शन है, इस्लाम में इसका ऑप्शन है, 1 2 3 4 तक ऑप्शन है, लेकिन एनकरेज नहीं किया गया है कि 2 3 3 4 4 शादी तुमको करना ही है। बल्कि कुरान में है कि अगर तुम एक शादी के बाद दूसरी शादी करने के बाद 2 अपने स्त्री के दरमियान अगर जस्टिस नहीं कर पाते, इंसाफ नहीं कर पाओगे, तो बिल्कुल दूसरी शादी मत करना। असम का ये विधेयक 25 नवंबर को विधानसभा में पेश होगा और इसके पास होने की पूरी संभावना है। ये एक लंबे सामाजिक सुधार की यात्रा का हिस्सा है जो 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट से शुरू हुई थी।
आंकड़े बताते हैं कि पिछले 15 सालों में बहुविवाह लगातार कम हुआ है और अब ये प्रथा भारत में केवल 1.4% तक ही सीमित है। असम सरकार का ये फैसला महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में एक मजबूत कदम है। ये दिखाता है कि भारत धीरे धीरे एक समान नागरिक संहिता की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। हालांकि ये रास्ता लंबा है और इसमें सांस्कृतिक संवेदनशीलता की जरूरत है, लेकिन असम ने जो शुरुआत की है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। स्टोरी 3। केंद्र सरकार ने एक महीने में कबाड़ बेचकर 800 करोड़ रुपए कमा लिए। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये चंद्रयान 3 के पूरे मिशन के बजट से भी ज्यादा है, जो था 615 करोड़। 2 से 31 अक्टूबर तक चले स्वच्छता अभियान 5.0 में सरकारी दफ्तरों से निकले कबाड़ को बेचकर ये बम्पर कमाई हुई है। और सिर्फ पैसों की बात नहीं है, इस एक महीने में 232 लाख वर्ग फुट ऑफिस स्पेस भी खाली हुआ है, 29 लाख पुरानी फाइल्स हटाई गईं और 11,58,000 सरकारी कार्यालयों में सफाई हुई। आइए विस्तार से समझते हैं कि कैसे स्वच्छता को सरकार ने कमाई का जरिया बना दिया। ये कोई साधारण सफाई अभियान नहीं था। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी कि DARPG के समन्वय में ये देश का अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान बन गया। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चला ये मिशन देश भर में एक साथ चला। इस अभियान में 84 मंत्रालयों और विभागों ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्रालय हो या शिक्षा मंत्रालय, रेलवे हो या डाक विभाग, सभी इस मुहिम में शामिल हुए। यहाँ तक कि विदेशों के भारतीय दूतावास और मिशन भी इस अभियान से जुड़े। यानी ये सिर्फ दिल्ली या देश की बात नहीं, बल्कि एक वैश्विक अभियान था। इस पूरे अभियान की निगरानी 3 केंद्रीय मंत्रियों ने की। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कैबिनेट मंत्रियों ने व्यक्तिगत रूप से प्रगति की समीक्षा और लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें की। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, ये 800 करोड़ रुपए आए कहां से? जवाब है सरकारी दफ्तरों में पड़े उस कबाड़ से जिसे हम सब बेकार समझते हैं। सरकारी कार्यालयों में दशकों से पुराने फर्नीचर, टूटी फूटी कुर्सियां, खराब कंप्यूटर्स, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान और पुराने वाहन और बेकार पड़ी मशीनरी, ये सब कबाड़ कहलाता है। लेकिन एक विभाग के लिए जो कबाड़ है वही किसी और के लिए उपयोगी हो सकता है। सरकार ने इसी सोच के साथ इन चीजों की नीलामी की। इस अभियान में जो रिकॉर्ड 232 लाख वर्ग फुट ऑफिस जगह खाली हुई है वो कितनी बड़ी है, इसे समझिए। ये करीब 32 फुटबॉल मैदानों के बराबर की जगह है। पहले ये जगह बेकार के सामान से भरी पड़ी थी, पुराने रजिस्टर, टूटी अलमारियां, खराब AC, फटे हुए सोफे। अब ये सब प्रोडक्टिव जगह काम के लिए उपलब्ध है। 29 लाख फिजिकल फाइल्स हटाई गई। ये वो फाइल्स थी जिनकी अब कोई जरूरत ही नहीं थी। 1980, 1990 की पुरानी फाइल्स जो सिर्फ जगह घेर रही थी, इन्हें डिजिटाइज करके आर्काइव में रखा गया और फिजिकल फाइल्स को हटा दिया गया। अब इस 800 करोड़ को परिप्रेक्ष्य में देखिए। भारत का गौरव चंद्रयान 3 मिशन, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, जिसने भारत को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनाया, उस पूरे मिशन पर 615 करोड़ रुपए खर्च हुए और यहाँ सिर्फ कबाड़ बेचकर 800 करोड़ रुपए कमा लिए गए। ये पहली बार नहीं हुआ। स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2021 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता ही सेवा और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के विजन से प्रेरित यह अभियान अब प्रशासनिक सुधार की आधारशिला बन गया है। 2021 से लेकर अब तक पिछले 4 सालों में सरकार ने कबाड़ और पुरानी संपत्तियों को बेचकर कुल 4,100 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये रकम कई छोटे राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। पिछले अभियान 4.0 में 190 लाख वर्ग फुट से ज्यादा ऑफिस स्पेस खाली किया गया और 650 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। यानी कि हर साल ये अभियान बड़ा होता जा रहा है और इसके नतीजे भी बेहतर हो रहे हैं। हाल ही में दिसंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच ही 515 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। ये दिखाता है कि अभियान सिर्फ एक बार का इवेंट नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया बन गया है।
अब सवाल उठता है कि आखिर ये अभियान इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? क्या सिर्फ पैसा कमाना मकसद है? पहली और सबसे बड़ी बात, जगह की बचत। सरकारी दफ्तरों में हमेशा जगह की कमी रहती है। नए कर्मचारी आते हैं, नई योजनाएं आती हैं, लेकिन जगह नहीं होती है। ऐसे में सरकार को या तो नई बिल्डिंग्स बनानी पड़ती हैं, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, या फिर किराए पर जगह लेनी पड़ती है, जो हर महीने लाखों का खर्चा है। इस अभियान ने 232 लाख वर्ग फुट जगह मुफ्त में उपलब्ध करा दी। दूसरी बात, कार्यकुशलता में सुधार। एक अव्यवस्थित गंदा दफ्तर कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी को कम करता है। फाइलें ढूंढने में समय लगता है, काम में देरी होती है। साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस काम की स्पीड को बढ़ाता है। इससे जनता को भी फायदा होता है, उनके काम जल्दी होते हैं। तीसरी और एक और अहम बात, पर्यावरण संरक्षण। पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को यूं ही फेंक देने से ई वेस्ट बढ़ता है और प्रदूषण होता है। इस अभियान में स्क्रैप को साइंटिफिक तरीके से रिसाइकिल किया जाता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। चौथी बात, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी। पुरानी फाइल्स को डिजिटाइज करने से सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। अब किसी भी फाइल को ट्रैक किया जा सकता है, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। अब इतने बड़े अभियान को अंजाम देना भी आसान नहीं है, इसके लिए भी लोग लगते हैं। तो पूरे अभियान का समन्वय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी कि DARPG करता है। सबसे पहले हर विभाग में टीम्स बनाई जाती हैं, फिर सर्वे होता है, किस किस चीज की जरूरत नहीं है, क्या बेकार पड़ा है। उसके बाद कैटलॉगिंग होती है, हर आइटम की कैटेगरी, कंडीशन और एस्टिमेटेड वैल्यू तय की जाती है। फिर बारी आती है नीलामी की। सरकार ऑनलाइन बिडिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करती है, जहां कोई भी रजिस्टर्ड बायर बिड लगा सकता है। सबसे ज्यादा बिड लगाने वाले को सामान मिल जाता है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। इस अभियान में कुछ मंत्रालयों ने शानदार प्रदर्शन किया। रेलवे मंत्रालय ने सबसे ज्यादा 1,74,000 वर्ग फुट जगह खाली की, जबकि कोयला मंत्रालय ने 99,114 वर्ग फुट जगह साफ की। लगभग सभी छोटे विभागों से लेकर बड़े मंत्रालयों तक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लक्ष्य था कि एक भी सरकारी दफ्तर ऐसा ना रहे जहां कबाड़ पड़ा हो। यह अभियान डिजिटल इंडिया मिशन से भी जुड़ा है। 29 लाख फिजिकल फाइल्स को हटाने का मतलब है कि उन्हें डिजिटाइज किया गया। अब वो जानकारी डिजिटल फॉर्मेट में सुरक्षित है, जिसे कभी भी कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। डिजिटल होने से स्टोरेज की जरूरत कम होती है, फाइल्स खोने का खतरा कम होता है और इंफॉर्मेशन शेयरिंग आसान हो जाती है। ये पेपरलेस ऑफिस की तरफ एक बड़ा कदम भी है। स्वच्छता अभियान 5.0 की ये सफलता सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये सोच बदलने की कहानी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये अभियान एक नए मानक स्थापित कर रहा है और पीएम मोदी के स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के प्रयासों का परिणाम है। सरकार ने साबित कर दिया कि समस्या को अवसर में बदला जा सकता है। जिसे हम कबाड़ समझते हैं, वही संसाधन बन सकता है। 800 करोड़ की कमाई और लाखों वर्ग फुट जगह की बचत, और ये सब हुआ बिना कोई नया पैसा खर्च किए। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का यही तो अर्थ है। कम संसाधनों में बेहतर नतीजे। कुशल प्रशासन और स्मार्ट गवर्नेंस का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये अभियान हर साल होता है और हर साल इसके नतीजे बेहतर होते जा रहे हैं। 2021 से शुरू हुआ ये सफर अब 4100 करोड़ की कमाई तक पहुंच गया है और आगे भी ये जारी रहेगा। जब स्वच्छता और दक्षता साथ चलती हैं, तो परिणाम ऐसे ही होते हैं। एक साफ कार्यालय, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम और एक सशक्त भारत, यही है विकसित भारत का सपना। कल्पना कीजिए एक ऐसी रकम जिसके आगे दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की दौलत भी बौनी नजर आए। एक ऐसा सौदा जो किसी फिल्म की कहानी लगे लेकिन हकीकत हो। 6 नवंबर 2025 को ऐसा ही कुछ हुआ। टेस्ला की शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने कॉर्पोरेट जगत की सारी परिभाषाएं बदल कर रख दी। एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स को $1 ट्रिलियन यानी कि 88,68,000 करोड़ रुपए का सैलरी पैकेज मिल गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 88 लाख करोड़ से भी ज्यादा। इतनी बड़ी रकम के जीरो गिनने के लिए आपकी दोनों हाथों की सभी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। $1 ट्रिलियन में 12 जीरो आते हैं। ये वो रकम है जो भारत के कई राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। इसको ऐसे समझिए कि दुनिया में
सिर्फ 19 देशों की इकोनॉमी ही $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। मतलब एलोन मस्क का सैलरी पैकेज दुनिया के 170 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। ऑस्टिन टेक्सास का वो नजारा देखने लायक था। स्टेज पर डांसिंग रोबोट्स थे, उत्साहित शेयर होल्डर्स तालियां बजा रहे थे और बीच में खड़े थे एलोन मस्क, वो शख्स जिसने अभी अभी मानव इतिहास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल डील अपने नाम की थी। मस्क ने मुस्कुराते हुए कहा, बाकी कंपनियों की मीटिंग तो बोरिंग होती है, लेकिन हमारी मीटिंग्स बैंगर होती हैं। और सच में वो पल बैंगर से भी बढ़कर था, क्योंकि टेस्ला के 75% शेयर होल्डर्स ने एक ऐसे पे पैकेज पर हामी भर दी थी जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है एक सपने की, एक चुनौती की और इंसानी महत्वाकांक्षा की, उस हद की जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकती है। तो चलिए इस अविश्वसनीय कहानी के हर पहलू को समझते हैं। आम आदमी के नजरिए से $1 ट्रिलियन यानी कि 88,68,000 करोड़ रुपए की रकम कितनी बड़ी है। जरा रुकिए और सोचिए, आप हर मिनट $100 यानी कि करीब 8,867 रुपए नोट में गिन रहे हैं। रुके नहीं, सोए नहीं, ना कुछ खाया और ना ही पिया, बस गिनते ही रहे। तो भी आपको $1 ट्रिलियन गिनने में करीब 19,000 साल लग जाएंगे। यानी जब हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे तब से अगर वो गिनना शुरू करते तो आज तक गिनती खत्म नहीं होती। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो कि 1975 में हुई थी तब से लेकर आज तक पूरे 50 सालों में हर मिनट $3,000 कमाते, तब भी आप इस रकम के आसपास नहीं पहुंच पाते। समझ आया कितनी बड़ी है ये रकम? अब इसको और रोचक तरीके से समझते हैं। $1 ट्रिलियन से एलोन मस्क क्या क्या खरीद सकते हैं। पूरे अमेरिका में इस साल जितनी भी गाड़ियां बिकेंगी वो सब खरीद ले, तब भी पैसे बच जाएंगे। जेफ बेजोस के पास $500 मिलियन वाली लग्जरी यॉट है, ऐसी 2000 यॉट खरीद सकते हैं। अमेरिका में औसत घर की कीमत $3,50,000 है, तो 5.6 मिलियन घर खरीदे जा सकते हैं। मतलब कई शहर बसाए जा सकते हैं। वैसे तो कोई देश खरीदना सिर्फ एक काल्पनिक बात है, लेकिन अगर कोई देश कभी बिके तो उसकी कीमत आंकने का सबसे सही जरिया उसकी जीडीपी हो सकता है। स्विट्जरलैंड की जीडीपी करीब $0.93 ट्रिलियन की है। इस हिसाब से अगर मस्क अपने पैकेज से ये देश खरीद लें तब भी उनके पास पैसे बच जाएंगे। अगर मस्क 2 देश खरीदना चाहें तो $0.54 ट्रिलियन जीडीपी वाला सिंगापुर और $0.54 ट्रिलियन वाला इजराइल भी एक विकल्प हो सकता है। लेकिन ये $1 ट्रिलियन कोई साधारण सैलरी नहीं है जो हर महीने बैंक अकाउंट में आएगी। दरअसल मस्क टेस्ला से कोई ट्रेडिशनल सैलरी ही नहीं लेते, न कैश न बोनस, कुछ नहीं। ये पूरा पैकेज स्टॉक ग्रांट के रूप में है, यानी कि कंपनी के शेयर्स, और इन शेयर्स को पाने के लिए उन्हें 12 बेहद मुश्किल टारगेट्स हासिल करने होंगे, वो भी अगले दशक में। पहला टारगेट क्या है? पहला टारगेट है टेस्ला की मार्केट वैल्यू अभी $1.54 ट्रिलियन है। मस्क को पहली किस्त तभी मिलेगी जब कंपनी की वैल्यू $2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। फिर अगली 9 किस्तों के लिए हर बार $500 बिलियन की वैल्यू बढ़ानी होगी, यानी कि 2.5 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन और इसी तरह $7 ट्रिलियन तक। अंतिम 2 किस्तों के लिए तो हर बार $1 ट्रिलियन की छलांग लगानी होगी। पूरा पैकेज पाने के लिए टेस्ला की वैल्यू $8.5 ट्रिलियन तक पहुंचानी होगी। लेकिन बस इतना ही नहीं, 10 लाख ह्यूमनॉइड रोबोट्स बेचने होंगे। कंपनी के ऑटोनॉमस ड्राइविंग सॉफ्टवेयर के 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स बनाने होंगे और सबसे जरूरी, मस्क को 2035 तक टेस्ला का सीईओ बने रहना होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो इस डील से मस्क की टेस्ला में हिस्सेदारी 13% से बढ़कर 25% तक हो जाएगी। फिलहाल एलोन मस्क को टेस्ला के सीईओ के तौर पर $23.5 बिलियन सालाना सैलरी पैकेज मिल रहा है। उनके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले 9 सीईओ की सैलरी मिला लें तो ये रकम कुल $3.85 बिलियन होती है, जो कि मस्क की सैलरी की सिर्फ 16% है। एलोन मस्क के बाद दूसरे नंबर पर हैं एप्पल के सीईओ टिम कुक, जिनकी सैलरी $770.5 मिलियन है। फिर आते हैं एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग, जिनकी सैलरी $561 मिलियन है। लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स, जिनको $453.5 मिलियन सैलरी मिलती है। 5वें नंबर पर हैं रेगेनरोन फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ लियोनार्ड सिल्वर,
सैलरी है $452.9 मिलियन। इसके बाद नंबर आता है सेल्स फोर्स के सीईओ मार्क बेनियोफ का, जिनको मिलते हैं $439.4 मिलियन। फिर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ सत्या नडेला, जिनको $309.4 मिलियन की सैलरी मिलती है। लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं एक्टिविजन ब्लिजार्ड के पूर्व सीईओ बॉबी कॉटिक, जिनको इस साल $296.7 मिलियन सैलरी मिली है। इनके बाद नंबर आता है ब्रॉडकॉम के सीईओ हॉक ई टैन का, जिनकी सैलरी $288 मिलियन है। लिस्ट में आखिरी नंबर पर हैं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, जिनका कॉम्पेंसेशन $280 मिलियन है। मतलब साफ है कि मस्क का पैकेज दूसरे सभी टॉप सीईओज की सैलरी से कई गुना ज्यादा बड़ा है। ये उनके पिछले 2018 के $56 बिलियन वाले पैकेज से भी 18 गुना बड़ा है, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अगर ये पूरा हो जाता है तो मस्क की नेट वर्थ दुनिया के 7 देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों की जीडीपी से ज्यादा हो जाएगी। फिलहाल उनकी कुल नेट वर्थ $460 बिलियन है, जो मुख्य रूप से टेस्ला, स्पेसएक्स और XAI में उनकी हिस्सेदारी से आती है। इस बीच एक और सवाल उठता है कि जब मस्क पहले से ही इतने अमीर हैं और टेस्ला के बड़े शेयर होल्डर हैं, तो उन्हें सैलरी की जरूरत क्या है? दरअसल यहाँ कई दिलचस्प बिजनेस लॉजिक काम करते हैं। पहला, कैश कंजर्वेशन। जब कंपनियां सैलरी के बदले इक्विटी देती हैं तो उनके पास ज्यादा नगद पैसा बचता है। ये पैसा वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग या रिसर्च में लगा सकती हैं। खासकर स्टार्टअप्स के शुरुआती दिनों में ये बहुत जरूरी होता है। दूसरा, इंटरेस्ट का अलाइनमेंट। जब सीईओ को स्टॉक ऑप्शंस मिलते हैं तो उनका फायदा सीधे कंपनी की परफॉर्मेंस से जुड़ जाता है। अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ी तभी सीईओ को फायदा होगा। यही टेस्ला ने किया है। मस्क को तभी पैसा मिलेगा जब वो कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तीसरा, टैलेंट को बांधे रखना। जब एम्प्लॉइज को इक्विटी मिलती है तो वो खुद को कंपनी का हिस्सा समझते हैं। उनमें ओनरशिप का भाव आता है, वोटिंग राइट्स मिलते हैं और वो लंबे समय तक कंपनी के साथ बने रहते हैं। फ्लोरिडा स्टेट बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी तर्क के साथ मस्क के पैकेज को सपोर्ट किया। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस ऐतिहासिक पैकेज को लेकर कई चिंताएं भी हैं। कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को डर है कि इससे उनके शेयर्स की वैल्यू डाइल्यूट हो जाएगी। ग्लास लुइस और ISS जैसी बड़ी प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स ने इस पैकेज के खिलाफ वोट करने की सलाह दी थी। दूसरी बड़ी चिंता यह है कि पूरी कंपनी एक ही इंसान पर निर्भर हो जाती है। अगर मस्क को कुछ हो गया या वो किसी कारण से हट गए तो क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टारगेट्स रियलिस्टिक हैं? $8.5 ट्रिलियन की मार्केट कैप, 10 लाख रोबोट्स की बिक्री, 1 करोड़ ऑटोनोमस ड्राइविंग सब्सक्राइबर्स, क्या ये सचमुच हासिल हो सकता है? कई एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये गोल्स बेहद आशावादी हैं। हालांकि फिर भी 75% शेयर होल्डर्स ने मस्क पर भरोसा जताया है। उन्होंने ये शर्त लगाई है कि अगर कोई इंसान टेस्ला को इन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है तो वो मस्क ही है। ये सिर्फ एक सैलरी पैकेज नहीं है, एक विजन है, एक चुनौती है और शायद भविष्य का ब्लूप्रिंट है। जैसा कि मस्क ने खुद कहा है कि हम जिस यात्रा पर निकल रहे हैं वो टेस्ला के भविष्य का नया चैप्टर नहीं बल्कि पूरी नई किताब है। और अगर ये किताब पूरी हुई तो इतिहास में पहली बार कोई इंसान ट्रिलियनेयर बनेगा, वो भी सिर्फ एक कंपनी से मिली सैलरी से। अनकही में आज इतना ही। चलते चलते आपको कुछ खौफनाक तस्वीरें दिखाते हैं जो आई हैं फिलीपींस और वियतनाम से। फिलीपींस में सुपर टाइफून फोंगवोंग और वियतनाम में टाइफून कालमेगी ने भारी तबाही मचाई हुई है। कई मौतें, बिजली कटौती और बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। फिलीपींस में 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, जबकि वियतनाम में कालमेगी तूफान के असर से लाखों घरों की बिजली चली गई और कई प्रांतों में नुकसान हुआ।